बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और आज डॉक्टर साजिद जावेद साहब इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। तो एक और मामला जिस पर हम बहुत बात करते रहे एक ज़माने में, और आपका उस पर भी एक मौक़िफ़ है, लिखा भी आपने कुछ उस पर, कुछ और लोगों ने भी उस पर लिखा जी। और वो ये है कि ये ज़रूरत बार बार महसूस की जाती है कि जो हमारी तारीख़ अदब है, बल्कि तवारीख़ अदब जो हमारी है, उनके जो कंटेंट है उस पर भी जी, और उससे ज़्यादा जो उसके लिखने की नहज है, जिस मेथड के साथ तारीख़ लिखी जाती है, उसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं। तो उनकी रोशनी में दोस्तों का, लोगों का, उलमा का ख़्याल ये है कि नई तारीख़ें लिखी जानी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो लेकिन वो दलाइल क्या हैं या वो बातें क्या हैं, तो उनका दो चार का ज़िक्र आप फरमाइए कि क्या ऐसे बड़े मुगालते, गलतियाँ, उसकी नहज में कोई क्या प्रॉब्लम है। यानी कॉन्टेंट ये तो हो सकता है कि फ़लाँ आदमी को शामिल नहीं किया तो उसको शामिल कर लिया जाए, तो ये मामला हो सकता है। लेकिन जो उसके लिखने का तरीक़ेकार है, जिस लाइन पर तारीख़ चलती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। जी, शुक्रिया सर, आपने एक सवाल के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ अदबी तारीख़ एक मामला छेड़ा। मैं कोशिश करूँगा तारीख़ पढ़ाते हुए जो मेरे सामने आए मसाइल में उनको ज़िक्र करूँ। सबसे पहले हमें समझना ये है कि तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें उलझाव पैदा करने की हैं जो स्टूडेंट जिसमें परेशान हो जाते, पहले हमें वो देखने हैं। यानी हमारे स्टूडेंट से पूछा जाए कि उर्दू अदब का आगाज़ यानी नज़्म शायरी का आगाज़ कहाँ से हुआ, वो लाहौर की तरफ देखना शुरू कर देता है। ठीक। अच्छा, लाहौर की तरफ देखना क्यों शुरू कर देता है? हमारा मौरख़ उसको बता रहा है कि मसूद शाह सलमान ने एक हिंदवी दीवान लिख दिया। ठीक। अच्छा, वो उसके ज़हन में ये है कि उर्दू का पहला शायर मसूद शाह सलमान है। अच्छा, फिर आगे चलकर 400 साल आगे आ जाए तो 1400 कुछ में फ़खरुद्दीन निज़ामी की एक मसनवी जालवी साहब ने दरियाफ़्त की। वो आप कहते हैं जी उर्दू का पहला नज़्म गो या शायर दक्कन से था, और वो है फ़खरुद्दीन निज़ामी। अच्छा, यहाँ फिर वो कंफ्यूज है कि अच्छा उर्दू वो मसूद शाह सलमान क्या था। अच्छा, दिल्ली की तरफ आ जाएं तो हम पढ़ाते हैं जी अमीर खुसरो उर्दू का पहला शायर था। उर्दू की शायरी की अव्वलियत के ज़ैल में ही आपने कंफ्यूज कर दिया है अपने स्कॉलर को। ठीक है, और ये मसूद शाह सलमान की तरफ देखें या अमीर खुसरो की तरफ देखें और या कदम राव की तरफ देखें। अब यहाँ पर हमारा मौरख़ भी क्लियर नहीं। हमारे मौरख़ को ये तीनों बातें दिबाचे में ले जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तीनों ही उर्दू के अदीब नहीं हैं। ठीक है, यानी ये बात करते हुए वैसे तो डर लगता है कि आप पूरी अदबी रिवायत को साइड पे कर रहे हैं। ना अमीर खुसरो उर्दू का शायर है, ना फ़खरुद्दीन निज़ामी उर्दू का शायर है, ना ही मसूद शाह सलमान उर्दू का शायर है। अब मसूद शाह सलमान फ़ारसी का एक शायर था, और नमल में मैंने उनका दीवान भी देखा है। यानी एक अरबी दीवान भी उनका मिलता है, फ़ारसी का भी मिलता है। अच्छा, हिंदवी का दीवान जब मिला ही नहीं तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो उर्दू का शायर है। अच्छा, फिर ये किसने कह दिया कि वो हिंदवी से मुराद उर्दू है? अगर मसूद शाह सलमान लाहौर बैठकर हिंदवी लिखता तो वो हिंदवी पंजाबी होती। तो आज अगर उसका दीवान मिल जाए तो हम कहेंगे ये पंजाबी ज़ुबान की अव्वलीन शक्ल हिंदवी उसका शायर है। देखिए, तो वहाँ पर भी उर्दू नज़र नहीं आती। दो चीज़ें ना सर, एक है ज़ुबान की डेवलप्ड शक्ल, जी जी, एक है ज़ुबान का जो ट्रेसेस हैं आपको तारीख़ में मिलते हैं। जी जी, ऐसे ही ना। तो आप मतलब बाबा फरीद के बारे में वो कहते हैं, यानी पंजाबी वाले भी बाबा फरीद को ही पहला शायर समझते हैं, जी सर, उर्दू वाले भी बाबा फरीद को ही पहला शायर समझते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने उन्हीं बातों की वजह से समझते हैं। हाँ, मैंने बाबा फरीद का नाम ही नहीं लिया, अमीर खुसरो की बात की। बाबा फरीद की शायरी बाबा गुरु नानक की किताब से अलग हुई है। इसका मतलब बाबा फरीद का दीवान मुरतब उस दौर में हुआ ही नहीं था। अब अभी भी तारीख़ धुंधलके में है कि ये फरीद सानी है या बाबा फरीद या बाबा फरीद की शायरी है। और जो बाबा गुरु नानक के वो वहाँ से निकले हैं शेर, वो शेर उर्दू के नहीं हैं। जी, तो हम समझते हैं कि बाबा फरीद उर्दू के शायर नहीं है, बाबा फरीद पंजाबी के ही शायर हैं। मतलब बाबा फरीद से उर्दू की मतलब देखें ना, उर्दू का वो ना इलाका है पाक बदन, मसला ये ना है उर्दू का वहाँ मुशायरे का कल्चर है। जिस तरह की उर्दू आपको अमीर खुसरो के यहाँ मिलती है, जी जी, ठीक है ना, उस तरह की तो अब वहाँ पे नहीं है।
वहाँ कहीं भी नहीं है, नहीं है ना। नहीं है। उसके बावजूद जो है उन जी। शेरों को आप अभी कह रहे हैं ना कि मतलब दिल्ली के आदमी जो हैं, जी जी ठीक है ना, वो उसी तरह से बोल रहे हैं, उनकी भी डेवलपमेंट तो है ना। तो इतना इतना फ़र्क जितना पंजाबी से उर्दू का निकाल रहे हैं जी जी। या बाकी बोलियों से उर्दू का निकाल रहे हैं, इतना तो खुद उस खड़ी बोली का उस ज़माने की और नई में है। नहीं सिर्फ फ़र्क का नहीं मसला, जो शायर जिस ज़ुबान में लिख रहा है इसका मतलब ज़ुबान उससे बहुत पहले से बोली जा रही। शेर कहीं बाद में आकर शायर ने कहा है, जो तारीख़ में महफूज हो गया है। अमीर खुसरो जिस ज़ुबान में लिखेगा वो ज़ुबान उससे पहले अवाम बोल रहे हैं गली मोहल्ले में, ठीक है। तो शेर उनके लिए लिखा जा रहा है। बाबा फरीद जो शायरी लिख रहे हैं वहाँ की ज़ुबान पंजाबी थी, वो उनको समझ आती है, आज चाहे किसी को आए या ना आए। अमीर खुसरो लोगों की ज़ुबान में शायरी कर रहे हैं, अच्छा अपनी चलिए, ज़ुबान एक में। बात ये हुई कि उर्दू के आगाज़ के बारे में एक मुग़ालता तारीख़ में मौजूद है। जी जी। एक ये गलती हुई, और क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, उस प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब आपका मौरख दिल्ली से उठता है और फिर गुजरात। अब गुजरात की अदबी रिवायत में गुजरी ज़ुबान उर्दू से कोई मिलती जुलती ज़ुबान नहीं है, बहुत मतलब इसमें मुग़ायरत है लिसानी सतह पर। लेकिन ये कि चंद एक शेर मिल जाए, इससे ये हरगिज़, वो इस वजह से है कि चूँकि अदब ये मरकज़ दिल्ली जो है उसकी उसकी ज़ुबान ज़ुबान जो उसका थी, असर है, ठीक है। तो अदब वो मरकज़ का असर होता है। होता है, थोड़ी बहुत आपको दूसरी शेर ज़ुबानों मिल पर भी होता जाएंगे, है। तो वो गुजराती के उस सेंटर को या मरकज़ को भी आप उसमें नहीं दाखिल कर सकते। अच्छा, फिर आ जाए दक्कनी। अच्छा, दक्कनी ज़ुबान फ़खरुद्दीन निज़ामी उर्दू का शायर नहीं है, चंद एक शेर आपको समझ आ जाते हैं, और फ़खरुद्दीन निज़ामी की 70% नज़्म आपको समझ नहीं आती। इसका मतलब उर्दू तो वो नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, उसकी इब्तदाई शक्ल है ना सर। नहीं, इब्तदाई शक्ल देखनी है तो सब रस देख लें। देखिए ना, शायरी और नस्र में क्या फ़र्क है। शायरी एक उसलूब है जो बनाता है मसनूई तौर पर शायर। जी, नस्र तो है ही अवामी ज़ुबान। ठीक तो है। सबरस की जो ज़ुबान है मुल्ला वजी की, वो देख लें, वो आपको वहाँ की गली मोहल्ले की ज़ुबान बताती है, और वो ज़ुबान उर्दू नहीं है। तो फ़खरुद्दीन निज़ामी से जो शुरू हुआ है ना दक्कनी का सफ़र, अब जो दिल्ली का एलिमेंट उसमें मिलता चला गया, फ़ारसी उसमें बाहम आमेज़ होती चली गई। तो देखिए, वो जो आपके पहले साहिब दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह, वहाँ तक आते आते अब ज़ुबान अलग होना शुरू होती है। अब एक बोली ज़ुबान की, और वो बोली ज़ुबान की सतह पर ऐलान कब करती है, जब वली दक्कनी का दीवान, वो जो पहले हमने बात की, वली दक्कनी का दीवान ज़ुबान की मयारी ज़ुबान के होने का एक सबूत बनता है। आप कहते हैं जी वली दक्कनी के पास वो ज़ुबान है जो दक्कन में भी समझी जा रही है, दिल्ली में भी समझी जा रही है। अब वो जब उधर गया तो वहाँ से एक अदबी रिवायत शुरू होती है, वहाँ से उर्दू शुरू होती है। हमारे मौलाना आज़ाद की तारीख़ की बात करें तो वो उर्दू स्पीकिंग थे, उनसे बेहतर हम नहीं जान सकते। यहाँ ज़रा थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि आपने फरमाया कि वली के यहाँ मिलती है। जी जी। लिसानियात में हम ये जानते हैं, अमूमी अब बात हो गई है, पहले तो ज़ाहिर है और तरह से, लेकिन अभी हम जानते हैं कि कोई भी दो बोलियां मिलकर कोई नई बोली नहीं बनती, बल्कि एक बोली जो है वो डेवलप होकर करते करते बन जाती है। हाँ जी, लिसानी उर्दू जो है, होता है उसमें। उर्दू जो है ये खड़ी बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल है या दक्कनी की तरक्की याफ्ता शक्ल है? उर्दू दिल्ली में 3 बोलियां बड़ी थी जिनके संगम में थी, खड़ी बोली, हरियाणवी, वो तो ठीक है, इससे इमर्ज होती है दहलवी। बेस खड़ी बोली पर है। खड़ी बोली का आंसर जो यूपी की तरफ से आ रहा था वो है, यानी दिल्ली 4 ज़ुबानों के संगम पे है। इधर से ऊपर से यूपी की तरफ से खड़ी बोली आती है, हरियाणा की तरफ से हरियाणवी भी थोड़े से फ़र्क के साथ वही ज़ुबान है। अच्छा, ब्रज भाषा का आंसर भी इस आगरे की तरफ से जाता है, और वो खड़ी बोली आगे चलकर दहलवी ज़ुबान बनती है। हमें समझना खड़ी बोली और दहलवी में क्या फ़र्क है, यानी अमीर खुसरो की दहलवी और दिल्ली की खड़ी में क्या फ़र्क है। खड़ी बोली वो प्योर फॉर्म है जिसमें अभी अरबी फ़ारसी मिक्स नहीं हुई। अब जैसे ही अरबी फ़ारसी लफ्ज़ आते जाएंगे वो अमीर खुसरो के पास है, वो दहलवी ज़ुबान बन जाएगी। अभी तक वो खड़ी बोली वहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, उर्दू से अलग खड़ी बोली जी अभी भी मौजूद है। देखिए, वहाँ का जो हिंदू बोलेगा वो आपके अरबी फ़ारसी अल्फाज से अगर मुबर्रा ज़ुबान बोलेगा तो वो खड़ी बोली ही है, लेकिन अब उसका ज़ुबान नाम जो हिंदी होगा, हर इलाके की मुनासबत से वो अपने लफ्ज़ उसमें डालता चला जाएगा। वो खड़ी बोली आगे चलकर हिंदी की शक्ल लेती है। देखिए ना, वो खड़ी बोली को कह रहा है हिंदी, तो आप खड़ी बोली को उर्दू कह लें। मैं दहलवी को उर्दू कह रहा हूँ। खड़ी बोली से इमर्ज हुई है दहलवी, क्योंकि मुसलमान थे अमीर खुसरो, मुसलमानों की वजह से अरबी फ़ारसी का एक जो है ना
वो एक तो ये दहलीज हुआ, ज़ुबान बन गई। और क्या उसकी नहज में, तारीख़ अदब की नहज में, और अच्छा, क्या? उसके बाद हमारे मौरख ने क्या किया, मरकज़ बना दिए, यानी दिल्ली का सारा हाकमियत दिल्ली को दे दी। अब्दुल कादिर बेदिल बिहार की तरफ के थे, यानी आपका मौरख को चाहिए कि वो बिहार को अवलियत दे। जो अब्दुल कादिर बेदिल की शायरी आप पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर दबिस्तानों में बांट दिया। अब दबिस्तान में बांटना मेरे ख्याल में बहुत गलत है, एक मुगालता है, क्योंकि दबिस्तान का मतलब होता है एक स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट तो हो ही नहीं सकता किसी शहर में। तो दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ दबिस्तान बनते ही नहीं, क्योंकि ठीक है, लखनऊ में भी मुख्तलिफ ठीक लिखने है। सोचने यानी वाले मौजूद दबिस्तानों थे की जो दिल्ली। तक़सीम है, ये भी मौरख ने ये गलत, भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके बाद अदवार बंदी बना दी। अदवार बंदी मौलाना आज़ाद से चलती आ रही है। अब अदवार बंदी शुरू में तो बन गई, आगे चलकर समझ नहीं आई कि 18वीं सदी को कैसे बांटेंगे। जब आपकी असनाफ देखिए, गज़ल नज़्म से जब आप आगे बढ़ते हैं और दास्तान से आगे बढ़ती है नसर की असनाफ, तो आपको अदवार और अंदाज से बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये भी मौरख का बहुत बड़ा मसला था कि शुरू में वो मीर का दौर, गालिब का दौर और उन अदवार में बांट गया। अब गालिब के दौर में आपने शायरी तो डिस्कस नहीं, कर अगर ली। आपकी बात मानी जाए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त तक तो सर देखें ना, अगर आप वली से शुरू कर रहे हैं, जी जी ठीक है, अब याद से अगर हम ले लें और बाद वाले वहीं से चलो पिछली सारी रिवायत को सुन रहे हैं, और अब तो सारा 200 तो साल हैं सारे उस वक्त तक। जी जी रामा सक्सेना से अगर शुरू करें तारीख जी की बात जी ना, या बाकी, तो मतलब ज़ाहिर पीछे छोटा सा इलाका है। अब इलाका 350 साल का हो गया और उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है, जी जी। तो ज़ाहिर है अब तो उससे मुख्तलिफ ही होगा, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से ठीक नहीं था। नहीं, आप तारीख तो 1928 में 1926 में लिखी जानी शुरू हुई ना। डॉक्टर बेले ने, उसके बाद राम बाबू सक्सेना ने इंग्लिश में लिखी। 1927 तक तो बहुत क्लियर हो चुकी थी। तो अब तो तारीख का आगे दो धारा इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ना था कुछ ही। तो अब आप फरमाइए आखिर पे कि यानी क्या उसकी नहज होनी चाहिए, उसकी बांट या चैप्टराइजेशन आपके जहन में क्या आती है? मेरे जहन में ये आती है कि आप हिस्ट्री के इस तरह से हिस्से बनाएं कि 1800 से पहले का जितना भी हिंद आर्य ज़ुबानों का, बोलियों का और उर्दू का जितना सरमाया है, उसको अलग अलग डिस्कस करें। ठीक है। उर्दू की तारीख आप लाजमन शुरू करेंगे तो आप 1720 के बाद शुरू करेंगे। तो 1720 तक आप हिंदुस्तानी बोलियों की तारीख लिखें। ठीक है। दक्कनी का अलग रिवायत हो, अच्छा दहलवी की अलग रिवायत हो, गुजरी की अलग रिवायत हो, छंद छंदा और ये जितने जो शायर थे, नग़्ज़, खुश नग़्ज़, नग़्ज़ मरगूब, ये वाले। अच्छा, इस तरफ दिल्ली की तरफ आ क्या कहें, उर्दू की इब्तदाई शक्लें, इलाकाई मराकज़। ठीक है। गुजरात को आपको इलाकाई मरकज़ बनाना पड़ेगा। नहीं, आप बनाएं, लेकिन फिर जब आप कह रहे हैं कि वो अलग अलग बोलियाँ हैं, तो उर्दू की तारीख में उनका जिक्र क्यों आएगा? क्योंकि आपकी अभी तक आपकी उर्दू में चैप्टर है, यानी सबसे अपडेटेड हिस्ट्री डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी की है, उसमें भी गुजरात में उर्दू पूरा चैप्टर है। सवाल ये है कि गुजरात में उर्दू के 4 शायर, काजी महमूद रई, मुल्ला ख्याली महमूद और फ़ेरोज़, इन लोगों के बाद, फ़ेरोज़ उधर के थे, इन लोगों के बाद गुजरात डिस्कस क्यों नहीं हुआ? एकदम फिर आप दक्कन पे फ़खरुद्दीन निज़ामी पे चले गए। इन 4 शायरों के बाद गुजरात में क्या कोई शायर नहीं आया? आपने 50 साल चुन लिए गुजरात के और आपने अपने एक बाप बना दिया, तो आगे गुजरात की रिवायत किधर गई? फिर फ़खरुद्दीन निज़ामी से शुरू हो गई तारीख, आपने औरंगाबाद पे रोक दी है, आगे किधर चली गई है? यानी ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने ये शटर बंद कर दिया और अब दिल्ली का शटर खोल दिया। वली दक्कनी के दीवान के बाद अदबी रिवायत दिल्ली आती है, आपकी पूरी हिस्ट्री दिल्ली आ जाती है, फिर दक्कन किधर चला गया? आज भी दक्कन एक अदबी मरकज़ है, उसकी हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री का ख्याल फिर नसीरुद्दीन हाशमी को आया 1923 में। उन्होंने बताया भाई ये आगे भी चल रही है ये ज़ुबान दक्कन में उर्दू, और उन्होंने बताया कि ये उर्दू दक्कन की है, बाकी सारी ज़ुबान दक्कनी भी मौजूद है। नहीं, हमारे आखिर पे बताइए कि ये हमारा जो अहद है, जी जी, इस पे आके फिर क्या करेंगे? अब नई हिस्ट्री जो लिखी जानी चाहिए ना, हमें वो लिखी जानी चाहिए 1800 से। उर्दू की तारीख को अलग कर दे, फोर्ट विलियम कॉलेज से आते जाएं, फिर आगे आपके पास 1857 के बाद लाहौर का मरकज़ आ जाएगा, दिल्ली का मरकज़ आ जाएगा। उर्दू को अलग करने की ज़रूरत है हिंदी से, जैसे हमने 47 के बाद अलग कर दिया है, आप 1857 से उर्दू को अलग कर दें। ठीक है। क्योंकि उर्दू की सही रिवायत 1857 के बाद चलती है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि नई तारीख लिखने की ज़रूरत है, जिसमें आप हिंदी की रिवायत को अलग कर दें, उर्दू की रिवायत को अलग कर दें, बस यही है। लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा मामला, ये बहुत बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। वैसे प्रेमचंद को देखिए, प्रेमचंद उर्दू में लिखते हैं,
हमारे मौरख ने कहीं नहीं लिखा कि वो हिंदी के भी अफसाना निगार। नहीं तो वो उसी अफसाने को हिंदी में भी लिखा जा सकता है ना। हिंदी के अफसाने और होंगे यकीनन। अब वो प्रेमचंद उधर भी डिस्कस होंगे, हिंदी में भी होंगे ना, जाहिर है जो दोनों जुबानों में लिख रहा है जी वो तो दोनों तरफ डिस्कस होगा ना। वो तो उसमें तो जाहिर ऐसा नहीं है, मतलब जब हम गालिब को उर्दू में डिस्कस करते हैं जी तो ये मतलब फारसी में भी होता है, जाहिर है उसकी अलग एक तारीख है जी। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा इसमें जो ड्रॉबैक है ना, 1857 के बाद बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। हमने शुरू में बात की थी उर्दू। अब उर्दू पाकिस्तान की, दिल्ली की ज़ुबान महदूद नहीं रही। यहाँ से जो बंदा अमेरिका कनाडा गया है वहाँ भी एक मरकज़ बनेगा। तो अब उर्दू को आलमगीर पैराए में देखें तो ये बड़ी ज़ुबान है और इसकी अब लिमिट्स नहीं है। तो अब हम दिल्ली में भी उर्दू नहीं कह सकते, उर्दू बोलने वाला बम्बई में भी बैठा हो सकता है। क्या बोल रहा है उसको ज़ुबान माना जाएगा, इलाके को ज़ुबान का इलाका नहीं माना अब जाएगा। तो ये इलाकों का ओरिजिन जो ज़ुबान का था वो पुरानी तारीख में नजर आएगा। ठीक है, आपकी बातों से बिखर गए तो अब हर ज़ुबान हर जगह मिलेगी। ज़ाहिर है बहुत सारे नए तकाज़े हैं, उनके मुताबिक बहुत कुछ नया होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जितने सवालात आपने पिछली बातों पर उठाए हैं जी तकरीबन उतने ही सवालात इस नए जो मामलात हैं इन पर भी उठते हैं, तो ज़ाहिर इन पर बात करनी चाहिए। तो मैं खुद भी आप सोच रहा हूँ, जब आप कुछ लिखें इस पर या कुछ ऐसा बने खाका तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आइडिया के तौर पर आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात आखिरी में ऐड करता चलूँ, देखिए ना, इस वजह से नज़ीर अकबर आबादी तारीख में कहीं फिट नहीं हो सका। आखिर मतलब तबस्सुम साहब उस दिन बात हो रही थी, मैंने कहा सर आप भी नज़ीर अकबर आबादी का चैप्टर लहदा कर गए हैं, उसको आप अदबी रिवायत में खपा नहीं पा रहे। वजह ये है कि मेथडोलॉजी में आपको समझ ही नहीं आ रही। आप दिल्ली की जब बात करते हैं नज़्म और गज़ल के, इतना आप झुकाव आ जाता है कि एक जदीद दौर का नज़्म निगार मतलब कदीम दौर में बैठा जदीद नज़्म निगार आपसे फिट ही नहीं हो पा रहा। मैं आपसे गुजारिश करूँ, अलहदा है। आपने ज़ाहिर इतनी बातें कर दी सब, बहुत अच्छी हैं ज़ाहिर है। उसे मेरा ख्याल ये है कि जितनी हमने तारीखें पढ़ी हैं जी ये अदब की तारीखें नहीं हैं जी। अदब की तारीख जो है वो असनाफ पार होनी चाहिए। सिन्फ की तारीख होती है अदब की, नज़्म की एक तारीख है, एक गज़ल की तारीख है, असनाफ की तारीख है, और अदब की तारीख और होती है। हम सियासी तारीख को बैकड्रॉप में रखते हैं जी और खामखा उसको अदब पर लागू करने की कोशिश करते हैं और अदब के मानी वहाँ ढूंढते हैं। सही। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें असनाफ वार तारीख बनानी चाहिए, ज़ुबान की अलग बना लें, यानी ज़ुबान के डेवलपमेंट के हिसाब से। हाँ जी, कवायद के हिसाब से। आप दबाचे में क्लियर कर दें हर चीज़, ज़ुबान को दबाचे में क्लियर कर दें, आगे असनाफ है जाके चलते। तो बहुत बातें हो गई और कुछ इसमें सुलझाने वाली थी, कुछ उलझाने वाली, लेकिन उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को मजमूई तौर पर ये बातें पसंद आई होंगी।